नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लासिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर स्पेशली टॉपिक अपनी जो यूनिट चली हुई है पहले से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके रिगार्डिंग हमने इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड और कहीं ना कहीं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक मेंटल हेल्थ सर्विसेज क्या ऐड हो सकती है वो चीज़, इसी के साथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर कोई देखना चाहे तो वो वीडियो वहाँ से देखें, जिससे कि एक अच्छा आपका बेस तैयार होगा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग यूनिट का। अब इसी यूनिट को हम पढ़ते हुए नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिवेंटिव साइकेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? प्रिवेंटिव साइकेट्री। प्रिवेंटिव साइकेट्री इज ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑफ प्रिवेंशन। किस नाम से आता है ये? मॉडल ऑफ प्रिवेंशन इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसी के साथ इसी को हम क्या बोल सकते हैं? लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखे जाते हैं कहीं ना कहीं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग बेस के ऊपर। तो प्रिवेंटिव साइकेट्री जो है उसके अंदर आपको नाम से पता चल रहा है कि जब हमने सबसे पहले कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में डील की तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक डेफिनेशन ऐड की कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक ऐसे टाइप का एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग मिलेगा और उस मेंटल हेल्थ नर्सिंग नॉलेज के अंदर आपको सर्विसेज दी जाएंगी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को मेंटेनेंस करने के लिए, उसके अंदर प्रमोशन करने के लिए, इसी के साथ मेंटल इलनेस होने पर अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए एज वेल एज ट्रीटमेंट करने के लिए, एंड उसी के साथ टर्शरी प्रिवेंशन के साथ रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज को लिमिट करने के लिए, एंड आफ्टर दैट केयर रिहेबिलिटेटिव करने के लिए हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग को पढ़ते हैं। और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कहीं ना कहीं वही आस्पेक्ट मैंने आपको रखे कि कहीं ना कहीं इनको डिवाइड करेंगे तो वही 4 टाइप होंगे: प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। तो उसी बेस के ऊपर एक प्रिवेंटिव साइकेट्री है, वो अलग से एक बड़ा टॉपिक आपके सामने देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो प्रिवेंटिव साइकेट्री है तो ये डील करती है कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के आस्पेक्ट से, कि जैसे कि आपने पढ़ा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, प्रीमोडियल है। तो कहीं ना कहीं प्रीमोडियल है या फिर प्राइमरी है, तो ये जो कॉन्सेप्ट काम करते हैं दोनों कौन से? प्रीमोडियल और प्राइमरी कहीं ना कहीं कब करते हैं? जब आपके हेल्थ के अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं आया है, हेल्थ अभी तक ठीक बनी हुई है। और ये तो स्पेशली है कि प्रीमोडियल के अंदर तो क्या है कि रिस्क फैक्टर भी नहीं है और प्राइमरी के अंदर भी रिस्क फैक्टर है, कोई डिजीज नहीं है आपके पास। तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर ही हम बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए प्रीमोडियल और प्राइमरी जो आपका प्रिवेंशन है वो ही बेस्ट रहेगा। इसी के साथ यदि मेंटल इलनेस के अंदर हम बात करें तो मेंटल इलनेस के अंदर क्या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन काम आने वाले हैं कि जैसे डिजीज कंडीशन हो गई है तो अर्ली उसका डायग्नोसिस होना चाहिए एंड अर्ली एज वेल एज उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उसी के साथ टर्शरी के अंदर एज वेल एज हो सके जितनी जल्दी अपन रिहेबिलिटेशन करना चाहिए एज ए वोकेशनल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, ठीक है, साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन। इसी के साथ डिसेबिलिटीज को लिमिट करना चाहिए। ठीक है, अब डिसेबिलिटीज होने के चांस बहुत कम है मेंटल इल पेशेंट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं स्पेशल जो आस्पेक्ट आता है वो कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन आता है। और रिहेबिलिटेशन बोले तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक, उसी कार्यरत फंक्शन तक वापस पहुंचाना जिस फंक्शन तक पेशेंट पहले डिजीज होने से पहले जिस अवस्था में था, उस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक पेशेंट्स को पहुंचा रहे हैं, वो हमारा रिहेबिलिटेशन है। तो हम आज स्पेशली बात करेंगे प्रिवेंटिव साइकेट्री। अब प्रिवेंटिव साइकेट्री क्या है? तो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव साइकेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस एज वेल एज इज ए कम्युनिटी पार्ट एंड एज ए पब्लिक हेल्थ मेडिसिन भी हम इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ब्रांच है पब्लिक हेल्थ मेडिसिन का, कि पब्लिक के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपने भी सुना है कि बचाव ही उपाय है सबसे पहला।
कि यदि हम किसी डिजीज से होने से बच जाए तो वही हमारा इलाज है। तो सही भी है कि कहीं ना कहीं हम डिजीज आने ही नहीं दे, डिजीज के रिस्क फैक्टर को नहीं आने दे, डिजीज के पॉजिटिव एजेंट को एंटर नहीं करने दे, तो हम क्या होंगे, बचाव से ही बच जाएंगे, वही हमारा इलाज हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव साइकेट्री एक प्रकार का पब्लिक हेल्थ मेडिसिन का ब्रांच है कि कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ के लिए एक मेडिसिन का काम करेगा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, कि बचाव हो जाए तो कहीं ना कहीं डिजीज से बच जाए। अब प्रिवेंटिव साइकेट्री के लिए सबसे पहले जो बताया गया इसके एस्पेक्ट्स स्पेशली जो डिवाइड किए गए वो कहीं ना कहीं कैप्लेन के द्वारा किए गए। आपने भी नाम सुना होगा कि जो कैप्लेन है उनके द्वारा ये चीज बताई गई, कैप्लेन के द्वारा। और कैप्लेन ने ही क्या बताया था, क्राइसिस के बारे में भी बताया, जो कि हम कभी डिस्कस करेंगे क्राइसिस के बारे में। तो कहीं ना कहीं कैप्लेन ने सबसे पहले प्रिवेंटिव साइकेट्री और स्पेशली लेवल ऑफ प्रिवेंशंस को बताया। और इन लेवल ऑफ प्रिवेंशंस के अंदर इन्होंने बताया कि हम जब भी हेल्थ के प्रिवेंशन को लेकर डिवाइडेशन में रखते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 लेवल्स के ऊपर इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। अब प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल, जैसा कि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं वैसा ही एक प्रकार का एस्पेक्ट है। तो जब इन्होंने कैप्लेन ने इस चीज़ को डिवाइड किया तो इन्होंने लगभग 1960 के अंदर इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया। कब किया? 1960 के अंदर इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो आपका कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर टॉपिक आता है प्रिवेंटिव साइकेट्री कहीं ना कहीं, तो प्रिवेंटिव साइकेट्री के अंदर जो कैप्लेन ने है 1960 के अंदर स्पेशली डिवाइडेशन रखा। और इस डिवाइडेशन के अंदर हमारे को बताया कि कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रिवेंशन के लिए हम 3 एस्पेक्ट्स काम में लेते हैं, जिसके अंदर आपके काम में है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर क्या काम में लेते हैं हम कि प्राइमरी आप जैसा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं वैसा ही टॉपिक है कि देखिए कि प्राइमरी के अंदर क्या होगा, हेल्थ का प्रमोशन करना एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना। और सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस एंड एज वेल एज अर्ली ट्रीटमेंट। एंड टर्सरी के अंदर क्या करते हैं, डिसेबिलिटीज को लिमिटेशंस एंड रिहेबिलिटेशन। तो स्पेशल जो ध्यान दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं टर्सरी के अंदर रिहेबिलिटेशन के ऊपर है। एंड इसी के साथ स्पेशली जो ध्यान दिया जाएगा सेकेंडरी के अंदर वो अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव साइकेट्री, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि प्रिवेंटिव साइकेट्री एक प्रकार का पब्लिक हेल्थ मेडिसिन का ब्रांच है। और 1960 के अंदर सबसे पहले कैप्लेन के द्वारा एक डिवाइडेशन किया गया, जिसके अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन स्पेशली प्रिवेंटिव साइकेट्री को डिवाइड किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हम लेवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो इस प्राइमरी के अंदर बताया इन्होंने कि अकरेंस ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ द प्रायर टू ऑनसेट, कि डिजीज होने से पहले हम बचाव कर ले, यही हमारा क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी प्रिवेंशन है। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या बताया कि कहीं ना कहीं डिजीज के ड्यूरेशंस को कम किया जाए। क्या किया जाए, डिजीज के ड्यूरेशन को कम किया जाए, अर्थात डिक्रीजिंग या रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कंडीशन या डिसऑर्डर्स ऑफ मेंटल इल कंडीशन, वही हमारे क्या रहेगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाएगा। उसके बाद टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर हम बात करें तो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर बताया गया है कि कहीं ना कहीं डिसेबिलिटीज है, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज है, उनको ऐड किया जाना चाहिए और उन्हीं के साथ हम एक इफेक्टिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग कर पाए, अर्थात लेवल ऑफ फंक्शंस को या लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द मेंटली पेशेंट्स की वापस रिकरेंस कर पाए, एज वेल एज जैसा कि पहले जो इलनेस से पहले थी वो कंडीशन डेवलप कर पाए, वो हमारे लिए क्या रहेगा, टर्सरी प्रिवेंशन का एस्पेक्ट रहेगा। अब हम एक बार के लिए देखते हैं कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस का जो एस्पेक्ट आपके सामने आता है, तो जो मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट है किसका है, मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के लिए हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर जो मेंटली हेल्थी है उसके अंदर एबिलिटी है किसको, किसी भी प्रकार की क्राइसिस सिचुएशन, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या डेली लिविंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कोप अप करने के लिए इसके अंदर क्या है, एबिलिटी है, अर्थात एबिलिटी टू कोप अप विद द डेली लिविंग एक्टिविटीज।
ये हम बोल सकते हैं कि इसके लिए मेंटल हेल्दी पर्सन। तो मेंटल हेल्दी पर्सन के लिए क्या जरूरी है? प्राइमरी प्रिवेंशन। कौन सा प्रिवेंशन? प्राइमरी प्रिवेंशन। इस प्राइमरी प्रिवेंशन में 2 डिवाइडेशन किए जाएंगे और बताया जाएगा। फर्स्ट वन हेल्थ का प्रमोशन करना है, सेकेंड वन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना है, जो कि एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी पढ़ते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा मेंटल इलनेस। इसकी मेंटल इलनेस। तो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो क्या है? मेंटल इलनेस। फर्स्ट वन क्या हुआ? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या आवश्यक है? प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन सेकंड मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस के अंदर देखते हैं हम कि मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग आपके सामने 2 एस्पेक्ट आएंगे, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। सेकेंडरी प्रिवेंशन और नेक्स्ट वन टर्सरी प्रिवेंशन। तो जो टर्सरी प्रिवेंशन है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे? स्पेशल रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन। रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड सेकेंडरी के अंदर क्या करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस। क्या करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एज वेल एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सकेगा। ये चीज़ हमारे लिए क्या है कि कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव साइकेट्री के अंदर मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को हमने देखा कि मेंटल हेल्थ जो है वो उसके अंदर पर्सन के अंदर क्या है? एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी है टू कोप विद द डेली लिविंग एक्टिविटीज ऑफ ए पर्सन। वो चीज़ क्या है जो एक मेंटल हेल्थ पर्सन के पास है? तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे को प्राइमरी प्रिवेंशन काम में लेने की आवश्यकता है। उसकी हेल्थ के अंदर प्रमोशन करना है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना है। उसके बाद बात करते हैं मेंटल इलनेस की। तो मेंटल इलनेस के लिए हम बोल सकते हैं कि नॉट कोप विद दी डेली लिविंग एक्टिविटीज, अर्थात नॉट एबिलिटी टू कोप अप विद दी डेली लिविंग एक्टिविटीज। जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है उनको भी कोप अप करने के अंदर उसके लिए क्या है? प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि वो मेंटल इल है। और मेंटल इल है तो उसके लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन हमें काम में लेने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वन टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर डिसेबिलिटी लिमिटेशन और स्पेशल टॉपिक रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे मैंने ऐड किया है रिहेबिलिटेशन को, क्योंकि डिसेबिलिटीज का इतना कोर्स नहीं रहता है मेंटल इलनेस में, तो स्पेशली रिहेबिलिटेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ के डिविजन्स के बेस पे हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन को कैसे क्या डिवाइडेशन किया गया है और स्पेशली किस तरीके से इनके ऊपर ध्यान दिया गया है। तो फर्स्ट वन जो है प्राइमरी प्रिवेंशन, उससे आपको याद लगाए कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हमारे को क्या किया गया है कि हमारे को स्पेशल प्रोटेक्शन और हेल्थ का प्रमोशन किया गया है। ठीक है, जैसे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आप एक प्रकार का, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? हेल्थ के अंदर प्रमोशन कर रहे हैं। एज ए आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें ऐड होगी। अब इसके अंदर देखते हैं डायरेक्टली रोल ऑफ ए नर्स कि रोल ऑफ ए नर्स इन प्राइमरी प्रिवेंशन। ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर नर्स का रोल क्या हो सकता है? नर्स का रोल क्या हो सकता है? तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन पॉइंट आ रहा है इंडिविजुअल सेंटर्ड इंटरवेंशन। क्या है? इंडिविजुअल सेंटर्ड इंटरवेंशन। इंडिविजुअल सेंटर्ड इंटरवेंशन के अंदर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपके लिए इंडिविजुअल सेंटर्ड इंटरवेंशन के अंदर एएनसी हो गया कि जो एंटीनेटल केयर हम करते हैं एंटीनेटल विजिट के दौरान, तो एंटीनेटल विजिट के दौरान जो एंटीनेटल केयर दी जाती है उसको प्रॉपरली फॉलो करना। इसी के साथ रेडिएशन से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना। इसके बारे में रेडिएशन रिगार्डिंग साइड इफेक्ट्स जो भी हैं या फिर एडवर्स इफेक्ट भी बोल सकते हैं उनको कि एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में बताना। इसी के साथ टेरेटोजेनिक ड्रग्स के बारे में बताना। कौन सी ड्रग्स? टेरेटोजेनिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग? टेरेटोजेनिक ड्रग्स। कुछ
कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, रिगार्डिंग टू प्रेगनेंसी नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, टेरेटोजेनिक्स है, अगर उनको दे दिया जाए तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इंट्रानेटल केयर बोल सकते हैं हम, कौन सी केयर, इंट्रानेटल केयर, ऐसे INC बोल सकते हैं इसको, इंट्रानेटल केयर, ठीक है। एंड न्यूबॉर्न की केयर भी एक अच्छे से होना बहुत ही आवश्यक है कि न्यूबॉर्न की केयर हुआ। इसी के साथ काउंसलिंग करना, एज ए कौन सी काउंसलिंग बोल सकते हैं हम इसको, प्री कंसेप्चुअल, कौन सी काउंसलिंग, प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग एक तरीके से। इसी के साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो उसके लिए हम रिगार्डिंग टू नॉलेज ऑफ MTP रख सकते हैं कि MTP क्या है, MTP के रिगार्डिंग बता सकते हैं, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक लीगलाइज तरीके से आप अबॉर्शन कंडक्ट करवाते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 1971 में आया और एस्टेब्लिशमेंट के साथ 1972 में रखा गया और 1975 के अंदर कुछ नई गाइडलाइंस के साथ दोबारा से पारित हुआ, ठीक है। तो MTP के बारे में बताएंगे। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रख सकते हैं उनके सामने, कि ट्रेनिंग रख सकते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। और मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि एंटीनेटल केयर है, इंटरनेटल केयर है, पोस्टनेटल केयर है, उनके रिगार्डिंग। इसी के साथ न्यूबॉर्न की केयर है या फिर रेडिएशन रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट उनके बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ टेरेटोजेनिक ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स के बारे में आप बता सकते हैं। ये हमारे पास स्पेशलाइज चीज़ें हैं। इसी के साथ डाइटरी रेफरेंस भी बहुत आवश्यक है कि डाइटरी जो अप्रोच है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, खास तौर पे बच्चे के लिए। एज ए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोल सकते हैं हम कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फॉर अदर देन आर्टिफिशियल फीडिंग। ऐसे हमारे को ये कंसेप्ट रखना है कि इंडिविजुअल सेंटर्ड केयर के अंदर, जो कि उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब इनको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, तो इनको पढ़ने की आवश्यकता ये है कि जैसा कि हम मेंटल हेल्थ के अंदर पढ़ते हैं कि कोजेज ऑफ मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मैटरनल एब्रीविएशन हो गया है या फिर मैटरनल डेप्रिवेशन हो गया है या फिर बच्चे को एक अच्छा प्यार नहीं मिल पा रहा है या माता पिता से बॉन्डिंग नहीं है, एक प्रॉपरली काउंसलिंग नहीं मिल पाई है, अटैचमेंट नहीं है, तो वो उन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए इसी के साथ न्यूट्रिशनल यदि कमी रहती है, डेफिशिएंसी, तो उसकी वजह से भी अल्ट्रेशन हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सेंटर्ड केयर हमारे को एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हमारे सामने रखा जाता है। नेक्स्ट वन सेकेंड, इंटरवेंशन ओरिएंटेड टू दी चाइल्ड इन स्कूल। इसका एक इसी कंसेप्ट है कि 2 पॉइंट ही पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट कि बच्चे के ऊपर पेरेंट्स को अच्छे से ध्यान देना है, एज वेल एज कि जैसा स्कूल में बच्चा जा रहा है तो स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या रह रही है, और जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कि स्कूल के अंदर जो बच्चा आ रहा है हमारे पास, उसका जो एजुकेशन स्टेटस है वो कैसा क्या है। यदि उनको लगता है अल्ट्रेशन है और बच्चों से डिफरेंट है या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले है या फिर मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन है, तो वो भी एनालाइज करके कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बुलाकर काउंसलिंग रख सकते हैं। तो इसी वजह से इम्पोर्टेंट है इंटरवेंशन ओरिएंटेड टू द चाइल्ड इन द स्कूल, कि स्कूल के अंदर भी बच्चे को अच्छे से क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है, ओरिएंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, फैमिली सेंटर्ड इंटरवेंशन। क्या है? फैमिली सेंटर्ड इंटरवेंशन। फैमिली सेंटर्ड इंटरवेंशन में क्या करते हैं हम कि स्पेशल कम्युनिकेशन रखना है रिगार्डिंग टू ओपन कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन? ओपन कम्युनिकेशन, कि फैमिली के अंदर ओपन कम्युनिकेशन रखना है अपने को रिगार्डिंग टू हेल्थ। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते हैं फैमिली के अंदर, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हेल्थ के बारे में फैमिली के अंदर खुलकर बात कीजिए, चाहे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो आपके साथ, ठीक है। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट और ऐड करते हैं हम कि कुछ हैंडीकैप चिल्ड्रंस के पेरेंट्स होते हैं तो उनकी काउंसलिंग करना आवश्यक होती है कि हैंडीकैप चाइल्ड हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, उसके पैसे लगाने नहीं लगाने, एजुकेशन देनी है नहीं देनी है, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, काफ़ी सारे उनके दिमाग में हलचल है। इस वजह से हमको काउंसलिंग करना बहुत ही आवश्यक है हैंडीकैप चिल्ड्रंस की। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरवेंशन ओरिएंटेड कीप फैमिलीज इंटैक्ट। कहीं ना कहीं आप जब इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरवेंशंस रख रहे हैं, तो फैमिली का इंटैक्ट होना बहुत ही आवश्यक है।
उस फैमिली के इंटैक्ट के अंदर क्या है कि जैसे कि मैरिटल काउंसलिंग है, इसी के साथ पेरेंट्स और टीचर्स का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इसी के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग। तो उस चीज़ के लिए कह रहा है इंटरवेंशन ओरिएंटेड की फैमिलीज एंड इंटैक्ट, कि फैमिलीज का इंटैक्ट होना बहुत ही आवश्यक है इंटरवेंशंस के साथ। जैसे कि मेंटल इल पेशेंट्स की केयर की जाती है तो उस दौरान मेंटल इल पेशेंट्स के साथ कहीं ना कहीं उसके फैमिली मेम्बर्स को, उसके रिलेटिव्स को, उसके साथ वालों को अच्छे से कहीं ना कहीं हम इंटरवेंशन रखें जिससे कि वो हेल्पफुल रहे और वो इंटरवेंशंस के साथ वो अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट कर पाए। नेक्स्ट वन, इंटरवेंशन फॉर फैमिलीज इन क्राइसिस। इसके लिए क्या बोला जाता है, कुछ फैमिलीज क्या होती है क्राइसिस में आ जाती है। क्या होता है, कुछ फैमिलीज क्राइसिस में आ जाती हैं, जैसे कि मेंटल हाइजीनिक क्लिनिक्स प्रॉपर नहीं है, साइकेट्रिक फर्स्ट एड सेंटर नहीं है, और वॉक इन क्लिनिक्स इन क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ क्लिनिक्स नहीं है, कि पर्सनल हाइजीनिक क्लिनिक्स में मेंटेनेंस नहीं रह पा रहा है, जैसे कि पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है। इसी के साथ पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है तो जैसे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन मेंटल हाइजीन जैसे क्लिनिकों का अभाव है। इसी के साथ फर्स्ट एड सेंटर्स हैं वो अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी के साथ जो क्लिनिक्स की अवेलेबिलिटी है वो हर जगह नहीं है, तो क्लिनिक्स के साथ साथ कहीं ना कहीं क्राइसिस क्लिनिक्स भी होने आवश्यक है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि फैमिलीज को कुछ जो सर्विसेज है उनके रिगार्डिंग क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ एजुकेशन। मेंटल हेल्थ एजुकेशन वैसे ही जरूरी है जैसे आप एक नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं और उसके एंड में, या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं उसके एंड में, या डिजीज का कंप्लीट पोर्शन रखने के बाद आप एंड में क्या रखते हैं, हेल्थ एजुकेशन। वैसे ही क्या जरूरी है, मेंटल हेल्थ एजुकेशन। तो मेंटल हेल्थ एजुकेशन जो है वो आपको रिगार्डिंग टू मेंटल पेशेंट जो भी इंटरवेंशंस आपको काम में लेने कहीं ना कहीं फैमिली के रिगार्डिंग आप क्या रखेंगे वहाँ पे, मेंटल हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट आता है सोसाइटी सेंटर्ड प्रिवेंटिव मेजर्स। इस सोसाइटी से रिलेटेड आप कम्युनिटी के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रख सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट वन है कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना। क्या होना, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना। अब कम्युनिटी के डेवलपमेंट में क्या है कि किसी भी प्रकार से कोई भी साइकोपैथोलॉजी क्रिएट नहीं हो, कि कहीं ना कहीं मेंटली हेल्थी पर्सन्स के रिगार्डिंग देखा गया है कि जब वो थोड़े से इलनेस में जा रहे हैं तो सोसाइटी के द्वारा उनको स्टिग्मा करार कर दिया गया है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा ताने दिए जा रहे हैं, या फिर सोसाइटी में उनका रेस्पेक्ट छीन लिया गया है। तो उस वजह से वो पर्सन्स क्या हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो सकते हैं, कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस में जा सकते हैं। तो कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना जरूरी है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी को समझाया जाए, हेल्थ एजुकेशन रखी जाए कि आप भी साइकोपैथोलॉजी बन सकते हैं, किसी और के साइकोलॉजी में अल्टरेशन होने का कारण आप लोग हो सकते हैं। इस वजह से कम्युनिटी को थोड़ा सा समझाइश रखा जाए, तो कहीं ना कहीं क्या रहेगी, कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इसी के अंदर ऐड है कि इवाल्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ दी, इसका इवाल्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ दी एपिडेमियोलॉजिकल एंड बायोस्टैटिस्टिकल डाटा। और आपको पता होना चाहिए एपिडेमियोलॉजिकल जो डाटाज है वो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि IMR है, MMR है, बायोस्टैटिकल डाटा के लिए बोल रहे हैं हम। इसी के साथ किसी डिजीज को लेकर एजेंट क्या है, होस्ट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल और बायोस्टैटिस्टिकल जो डाटाज हैं उनके बारे में हमारे को अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी के साथ अपना फर्स्ट वन प्राइमरी प्रिवेंटिव के अंदर रोल ऑफ नर्स हमने देखा, जिसके अंदर हमने देखा इंडिविजुअल सेंटर्ड इंटरवेंशन से वो पढ़े। उसके बाद में इंटरवेंशन ओरिएंटेड टू द चाइल्ड इन द स्कूल देखा। इसके बाद में फैमिली सेंटर्ड इंटरवेंशन पढ़े, फिर इंटरवेंशन ओरिएंटेड टू फैमिली था। इसी के साथ इंटरवेंशन फॉर फैमिलीज इन क्राइसिस देखी। उसके बाद में हमने देखा मेंटल हेल्थ एजुकेशन, उसके बाद में देखा सोसाइटी सेंटर्ड इंटरवेंशन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रख सकते हैं, जिसके अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कलेक्शन एंड इवाल्वेशन ऑफ दी बायोस्टैटिस्टिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं आगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हमने पहले देखा कि कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस करना है और रिड्यूसिंग करना है ड्यूरेशन ऑफ दी साइकेट्रिक इलनेस का, कि साइकेट्रिक इलनेस का ड्यूरेशन आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अर्ली एज वेल एज अर्ली डायग्नोसिस का पता करो
और उसी के साथ क्या कर लो, तुरंत ही ट्रीटमेंट एस्पेक्ट आप रख दो, तो वो क्या हो जाएगा आपके साथ सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर देखिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर रोल ऑफ ए नर्स क्या हो सकते हैं, रोल ऑफ ए नर्स इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग के अंदर क्या है कि अर्ली डायग्नोसिस, अब आपके लिए मैं स्पेशली पॉइंट रख रहा हूँ कि जो डायग्नोसिस है वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए और बहुत ही मिजरेबल एस्पेक्ट से साथ होना चाहिए। जैसे कि हम एमएससी कंडक्ट कर रहे हैं या फिर एमएमएससी कंडक्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि सभी डायग्नोसिस के लिए एक स्पेशल पोटेंशियलिटी रखी गई है, तो कहीं ना कहीं आप जब भी डायग्नोसिस करवाएं तो रिपीटेटिव डायग्नोसिस नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से मेंटल इल पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एजिटेशन में आ जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अर्ली डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे कि जो डायग्नोसिस का एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, रिपीटेटिवली नहीं रखेंगे और बहुत ही अच्छी साइकेट्रिस्ट के द्वारा अच्छी काउंसलिंग के बाद एक अच्छा डायग्नोसिस परफॉर्म किया जाएगा, एज वेल एज जैसा कि उनको डिजीज के साथ परफॉर्म करना है वैसा। नेक्स्ट वन अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग इसी के अंदर है, और इससे क्या होगा, आप यदि डायग्नोसिस अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होगा कि अच्छी जांच पड़ताल के साथ आप एक अच्छा केस देख सकते हैं कि अब आप पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन को कौन सी बीमारी है, कौन सी इलनेस है, कौन सा डिसऑर्डर है। फिर आप एक अच्छे केस आने के बाद उसके अंदर अच्छे से स्टडी के दौरान एक अच्छा उसका ट्रीटमेंट रख सकते हैं। यदि डायग्नोसिस बेस्ट नहीं होगा तो आप अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बोला जा रहा है कि आप डायग्नोसिस हो सके जितना जल्दी करें और उसके बाद में केस का पता लगाएं और फिर उसकी फाइंडिंग करने के बाद ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को एस्टैब्लिश करें। नेक्स्ट वन अर्ली रेफरेंस। अर्ली रेफरेंस की बात करें तो देखिए, अर्ली रेफरेंस का मतलब ये है कि हमारे जैसे कि छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड केयर के ऊपर हम क्या दे रहे हैं, हेल्थ का एस्पेक्ट रख रहे हैं, तो उस दौरान यदि हमारे पास सर्विसेज नहीं है तो हमारे को क्या करना है, तुरंत उनको रेफर करना है। तो रेफर के लिए बोल रहा है कि अर्ली रेफरेंस की हो सके जितनी जल्दी आप क्या करें, पेशेंट को रेफर करें। रेफर से मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस यदि आपके समझ से बाहर है, आप डायग्नोसिस करें लेकिन आपके अंदर केस फाइंडिंग नहीं कर पाए, तो आप उसको तुरंत क्या करें, रेफर करें। या फिर आपको लग रहा है इलनेस बहुत ही मेजर है तो आप उसको क्या कर रहे हैं कि उसको तुरंत रेफर करते हैं। जैसे कि हम पीएससी सब सेंटर वगैरह पे करते हैं और तुरंत सीएससी पे रेफर करते हैं, वैसे आपको क्या करना है, रेफर करना है। नेक्स्ट वन स्क्रीनिंग प्रोग्राम। क्या है स्क्रीनिंग प्रोग्राम? स्क्रीनिंग प्रोग्राम में क्या है कि जैसे कि हमारे पास हर एक डिजीज के लिए कहीं ना कहीं प्रीकर्सर्स हैं, वैसे हमारे पास कुछ प्रीकर्सर्स हैं मेंटल इलनेस डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग। मेंटल इलनेस की दुनिया में कि हेल्यूसिनेशंस बहुत दिनों से चला आ रहा है, डिल्यूजन्स बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, इल्यूजन बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, फियर बिना बात ही इरेशनल फियर चला आ रहा है, फोबिया की कंडीशन है, ऑब्सेशन किसी चीज़ के बारे में बार बार थॉट लिए जा रहे हैं, कंपल्सिव किसी काम को बार बार किए ही जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रीकर्सर्स हमारे पास है, तो वो एक प्रकार के स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कि आप इनको कम्युनिटी के अंदर स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखकर कहीं ना कहीं पता लगा सकते हैं कि कोई मेंटल इलनेस की प्रीकर्सर्स के अंदर तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग है तो उसके ऊपर आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, तो ये आपके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम रहेगा। नेक्स्ट वन काउंसलिंग सर्विसेज। काउंसलिंग सर्विसेज के लिए बोला गया है कि काउंसलिंग सर्विसेज एज ए हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है, प्रीमेच्योरिटी वाले बेबी हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप काउंसलिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं और उस काउंसलिंग के दौरान हम क्या करेंगे कि काउंसलिंग सर्विसेज कहीं ना कहीं उनके लिए रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसे प्रीमेच्योरिटी वाले बेबीज हैं या फिर आपके हैंडीकैप्ड बेबीज हैं तो उनके लिए क्या हो सकती है, मदर है, पेरेंट्स है, बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं कि एजिटेशन में आ सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं, क्राइसिस की कंडीशन हो सकती है, तो उनके लिए आप काउंसलिंग प्रोसेस रखें। नेक्स्ट वन ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स। और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तो एक जल्दीबाजी के साथ एक अच्छा डायग्नोसिस कर पाएंगे। अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जल्दी से अच्छे से डायग्नोसिस कर पाएंगे और एक केस का पता लगा पाएंगे, इसलिए हेल्थ वर्कर्स की भी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। उसी के साथ क्राइसिस इंटरवेंशन।
क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए स्पेशली बोला गया है कि क्राइसिस इंटरवेंशन, यदि कोई पर्सन अपनी लाइफ के अंदर क्राइसिस को टेकल्ड नहीं कर पाता है तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजियस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है, या फिर इवन वो सुसाइड भी कर सकता है। तो क्राइसिस का टेकल होना बहुत ही आवश्यक है कि क्राइसिस को क्या किया जाए, टैकल किया जाए। तो जैसे कि एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है, वैसे ही हम क्या करें कि एंटीसिपेटरी क्राइसिस सिचुएशन उस पेशेंट के सामने रखें और उसको मैनेज करना सिखाएं, जिससे कि उसके सामने जब रियली एक क्राइसिस सिचुएशन आए तो वो उसको कोप अप कर पाए। इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन। नेक्स्ट वन, कंसल्टेशन सर्विसेज। कंसल्टेशन क्या है, एज ए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आप क्या करते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं एज ए मेंटल हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट से, या फिर एक हायर अथॉरिटी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से बात करना चाहते हैं तो उससे भी कंसल्ट कीजिए रिगार्डिंग टू पेशेंट्स इलनेस। इस चीज़ के लिए कंसल्टेशन सर्विसेज। तो हमने देखा कि सेकेंडरी प्रिवेंशन रोल ऑफ ए नर्स के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग है, अर्ली रेफरेंस करना है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स का अरेंजमेंट करना है, काउंसलिंग सर्विसेज करना है, इसी के साथ ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स रखना है, क्राइसिस इंटरवेंशन परफॉर्म करना है और कंसल्टेशन सर्विसेज भी पेशेंट्स के साथ ऐड करवानी है, जिससे कि हम एक अच्छा हेल्थ का निर्माण कर पाएँ और मेंटल इलनेस को जल्दी से क्योर कर पाएँ। अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज को लिमिटाइज किया जा रहा है, और रिहेबिलिटेशन का सीधा सा मतलब है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक आप वापस पहुंचा रहे हैं जैसा कि पेशेंट इलनेस से पहले था। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट वन, रोल ऑफ ए नर्स इन टर्शरी प्रिवेंशन, कि एक नर्स के रोल क्या हो सकते हैं रिगार्डिंग टू टर्शरी प्रिवेंशन। तो इसके अंदर फर्स्ट वन देखिए इफेक्टिव फॉलोअप। क्या है इफेक्टिव फॉलोअप, कि जो फॉलोअप सर्विसेज है एट दैट पेशेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज चल रही है, तो उस वक्त पेशेंट्स का जब हॉस्पिटल से आना जाना लगा रहता है तो कहीं ना कहीं वो फॉलोअप सर्विसेज बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि उसके अंदर फैमिली का फोकस भी बहुत जरूरी होता है, कि जैसे कि पेशेंट्स के लिए बोल दिया गया कि पेशेंट्स को वीक में 2 बार आपको हॉस्पिटल आना है और फैमिली उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाह रही, तो कहीं ना कहीं फैमिली फोकस सेंटर्ड इंटरवेंशन की जैसे कि हमने पढ़ा, तो इफेक्टिव फॉलोअप सर्विसेज होनी चाहिए बाय द हॉस्पिटल पॉलिसी एंड बाय द फैमिली की तरफ से भी फुल कोऑपरेशन होना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा हम रिहेबिलिटेशन रख पाएंगे टर्शरी प्रिवेंशन के साथ। नेक्स्ट वन सेकंड, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन द हॉस्पिटल सिस्टम या हॉस्पिटल सर्विसेज। जो हमारे हॉस्पिटल सर्विसेज है उनके अंदर क्या होना चाहिए कि मेंटल इल पेशेंट्स के लिए ऑक्यूपेशन का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, कि कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस अच्छी तरीके से क्योर हो गई है और वो पेशेंट्स एट दैट वापस कम्युनिटी के अंदर नहीं जाना चाहता है या कम्युनिटी में जाता है तो वापस इल हो जाता है, तो उन पेशेंट्स के लिए हम एक ऑक्यूपेशनल अरेंजमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ पेशेंट्स को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी रखना आवश्यक है, कि पेशेंट्स बहुत समय से मूवी दिखाना, जैसे कि पेशेंट्स को एक गेम खिलवाना है, जो भी स्पोर्ट्स वगैरह हैं वो परफॉर्म करवाना, वर्क करवाना, म्यूजिक थेरेपी देना, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट्स एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से भी मेंटल इलनेस से थोड़ा सा दूर होगा और मेंटल हेल्थ के साथ साथ कहीं ना कहीं अच्छा फील करेगा और सेंस ऑफ वेलबींग के साथ एक अच्छा मेंटल हेल्थ बन पाएगा। तो नेक्स्ट वन, इफेक्टिव फॉलो करना है, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हॉस्पिटल सर्विसेज के अंदर ऐड करवानी है। इसी के साथ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम और कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स को भी रनिंग रखना है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है एट दैट टर्शरी प्रिवेंशन। उसका कारण क्या है कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के अंदर क्या है कि कम्युनिटी के बेस पे हम सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, तो कम्युनिटी की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि कम्युनिटी के लेवल पे, जैसे कि हमने पढ़ा कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारा यूनिट चल रहा है, तो कम्युनिटी बेस के ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज ऐड है और कम्युनिटी के लोगों द्वारा, कम्युनिटी के कुछ हेल्थ वर्कर्स के द्वारा भी अच्छा एक सेल्टर, एक अच्छा फूड पैकेजिंग, एक अच्छा रहने की सुविधाओं के लिए एक अच्छा रोटी कपड़ा मकान वाली जो व्यवस्था होती है वो की जाती है और उनको एक अच्छा केयर दिया जाता है टाइम टू टाइम। इसको हम कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बोलते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम भी एक तरीके से आपके इनके अंदर हेल्प करते हैं, जैसे कि एक प्रकार का डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो।
ठीक है। तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम भी आपकी हेल्प करेंगे टर्सरी प्रीवेंशन के अंदर। नेक्स्ट वन आता है कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स आपको खुलकर और अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज में हर बात को समझा पाएगी और उसको किसी भी प्रकार का कोई अल्ट्रेशन नहीं देगा तो तुरंत आपके लिए वो आपको सजेशन करेगी कि आप इंस्टीट्यूट में जाइए, हॉस्पिटलाइजेशन करवाइए, इलनेस ठीक नहीं हो रही है, इलनेस वापस खराब होती जा रही है, जैसा भी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कम्युनिकेशन हमारे को कम्युनिटी हेल्थ नर्स के साथ रखना है। नेक्स्ट वन आता है रिलेशनशिप विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसके साथ वो एक अच्छी हेल्थ को प्रमोट कर पाएँ और एक अच्छा इम्पैक्ट रख पाएँ और हेल्थ के आस्पेक्ट्स के साथ आपके सामने एक अच्छी हेल्थ को इंट्रोड्यूस कर पाएँ, इलनेस के रिगार्डिंग एक अच्छा कदम उठा पाएँ। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी हो उनसे अच्छी तरीके से रिलेशनशिप बनाना और उनसे अच्छी तरीके से बात करना, कम्युनिकेशन को बहुत बेटर तरीके से रखना, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन यूज में लेना, थेरेपेटिक IPR भी बनाना बहुत बेस्ट है और आवश्यक है। नेक्स्ट वन TCL प्रोग्राम। जो कम्युनिटी बेस पे जैसे कि ट्रेनिंग कम्युनिटी लिविंग प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग कम्युनिटी लिविंग प्रोग्राम, कि कम्युनिटी के अंदर रहने के लिए भी एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि कम्युनिटी के अंदर वापस जब मेंटल पेशेंट जाता है तो उसको पहले से परिपक्व किया जाता है, पहले से डेवलप किया जाता है कि आप वापस जाएंगे तो कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सारे लोग आपको ताने भी दे सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आपके द्वंद्वी भी हैं, काफ़ी सारे लोग आपके दोस्त भी हैं, तो वो आपको कुछ बोल भी सकते हैं, ऐसे आपको कुछ गलत भी बोला जा सकता है, सही भी बोला जा सकता है। तो आप उन चीज़ों को छोड़ के चलें और कहीं ना कहीं एक अच्छे लाइफ का निर्माण करें, एक अच्छे जीवन का निर्माण करें और थिंक पॉजिटिव रहिए हमेशा। उसको काफ़ी सारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट के साथ हम ट्रेनिंग कम्युनिटी लिविंग प्रोग्राम के साथ उसको एस्टेब्लिशमेंट करके फिर कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर छोड़ते हैं या फिर कम्युनिटी के अंदर जाने देते हैं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स के लिए देखा जाता है कि एट दैट हॉस्पिटलाइजेशन से वापस डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशन में जाते हैं या वापस कम्युनिटी में जाते हैं तो वापस मिल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों से वो बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर उनको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं लगने लगा है। तो उस चीज़ के लिए कम्युनिटी जो हमारा लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज है वो तो ऐड करना बहुत ही आवश्यक है और रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग हम आगे कभी अच्छे से पढ़ेंगे। कंप्लीट टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन, कि साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग और वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग हम आगे कभी पढ़ेंगे। और अभी के लिए हमने देखा टर्सरी प्रिवेंशन जिसके अंदर इफेक्टिव फॉलो ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, रिलेशनशिप विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ट्रेनिंग कम्युनिटी लिविंग प्रोग्राम्स, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। तो हमने आज पढ़ा प्रिवेंटिव साइकेट्री। प्रिवेंटिव साइकेट्री हमने देखा जिसके अंदर आपके सामने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी प्रिवेंशन आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं आप एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिससे कि एक ही साथ आपकी एक ही व्यू के अंदर क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट आपके सामने रोल ऑफ इंटरेस्ट ऐड किए गए हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में आप वैसे ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उनसे अलग है, लेकिन कम्युनिटी बेस या फिर यहाँ पे देखिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन आता है तो वो आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम से भी आता है, मॉडल्स ऑफ प्रिवेंशन के नाम से भी आता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रिवेंटिव साइकेट्री का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मॉडल्स ऑफ प्रिवेंशन के नाम से भी आता है, मॉडल्स ऑफ प्रिवेंशन, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी आ जाए तो भी आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर इसी अकॉर्डिंग करना है, उनको और इनको मिक्स नहीं करना है। को एक ही है लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप जब स्पेशली रखा जाए तो रोल ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से पढ़ें इस चीज़ को और कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में डालें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा।
अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।